नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं आपके साथ सौम्या ठाकुर। आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी के बारे में बताऊंगी जिसने 1992 में पूरे अजमेर को चौंका दिया था। इवन अजमेर ही नहीं, पूरा भारत शॉक था इस केस से। 1992 में अजमेर के अखबारों में एक ऐसी खबर आई थी जिससे वहां की लड़कियों का रहना मुश्किल हो गया था। लोगों ने गलत निगाहों से जज करने लगे थे। इवन इस स्कैंडल के बाद स्थिति ऐसी हो गई थी कि अजमेर की लड़कियों से कोई शादी भी करना नहीं चाहता था। इस वीडियो में मैं आपको इस केस से जुड़ा हर एक पहलू बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये राजस्थान का मैप है और यहाँ पर ये अजमेर जहाँ का ये केस है। ये सारी घटना यहाँ पर हुई थी। आपको बता दें ये केस आज भी चल रहा है कोर्ट में और हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत है जस्टिस मिलना। लंबा समय लग जाता है। इवन उन विक्टिम्स में से एक लड़की एक टीनेजर थी जो आज ग्रैंड मदर बन चुकी है, उसको भी आज कोर्ट में बार बार बुलाया जा रहा है। आप इस फोटो में देख सकते हैं स्थिति। अजमेर में स्थिति ऐसी हो गई थी कि कोई लड़कियों से शादी भी नहीं करना चाहता था। लड़कियों से शादी करने से पहले पूछा जाता था कि पता करो कहीं उसका रेप तो नहीं हुआ है। अजमेर में एक फेमस दरगाह है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि इस केस से जुड़ी है। ये आप देख सकते हैं फोटो में, ये दरगाह है। इस केस के जो भी रेपिस्ट हैं वो इस दरगाह से जुड़े हुए हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे। देख सकते हैं फोटो में, ये इस केस की दो विक्टिम है, फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती। इस केस में 250 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ था। उनको सेक्सुअली हरास किया गया था। जो रेपिस्ट थे उन्होंने काफी प्लानिंग के साथ इस केस को अंजाम दिया था। और इस केस को मेन अंजाम देने वाले फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती यूथ कांग्रेस लीडर थे, जिनका संबंध सूफी दरगाह से भी बताया जाता है। मैं आपको बताऊंगी ये केस सामने कैसे आया, इसके बारे में जनता को पता कैसे चला। ये केस तब सामने आया जब वहां की एक जर्नलिस्ट संतोष गुप्ता ने अप्रैल 1992 में अपने एक न्यूज़पेपर में इस केस से रिलेटेड खबर डाली थी। और ऐसा बोला जाता है कि 1987 से लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहा था और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। और ये सब जाकर 1992 में सबके सामने आया था। अब सवाल ये है कि ये केस सबके सामने आया कैसे। जर्नलिस्ट गुप्ता ने, जिनकी जस्ट अभी मैंने बात की, जर्नलिस्ट संतोष गुप्ता ने अपनी स्टोरी में बताया है कि सबसे पहले फारूक चिश्ती ने सोफिया स्कूल की एक लड़की को अपने प्यार में फंसाया। उसको स्कूल बंक करवा कर यहाँ वहां घुमाने ले जाता था और एक दिन उसको फार्म हाउस में बुलाया और उसका रेप किया। फिर उसकी पिक्चर्स लेकर उसे ब्लैकमेल किया। उससे बोला कि तुम और लड़कियों को लेकर आओ वरना तुम्हारी पिक्चर्स वायरल कर दी जाएंगी। और इस डर में वो लड़की एक और लड़की को लेकर आई। ये चेन 5 साल तक चलती रही। लड़कियों को ब्लैकमेल करके दूसरी लड़कियों को बुलाया जाता था और जहां से उनकी क्लिक की गई पिक्चर्स को डेवलप किया जा रहा था, वहां से ये पिक्चर्स लीक हो गई। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1992 की, तब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। उस समय फोटो लैब में जाकर फोटो डेवलप करवानी पड़ती थी और उनमें से कुछ फोटो वहां के लोकल जर्नलिस्ट संतोष गुप्ता को मिल गई और उन्होंने इस पर खबर छाप दी और ये खबर पूरे अजमेर में फैल गई। कई लड़कियों ने सुसाइड कर लिया और बहुत सी लड़कियों ने अपने माता पिता के साथ अजमेर छोड़ दिया। वो इतने पावरफुल थे कि लड़कियां उनके खिलाफ कंप्लेन भी फाइल करने से डरती थी। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें मार ना दिया जाए। इस केस के बारे में सबसे पहले जिसने आवाज उठाई थी वो वहां के लोकल जर्नलिस्ट मदन सिंह थे। मदन सिंह लहरों की बरखा नामक एक अखबार में संपादक थे। उन्होंने पीड़ित लड़कियों से मिलकर उनके साथ हुई क्रूरता के दास्तानों को अपने अखबार में जगह दी थी। उन्होंने अपने अखबार में सीरीज चलाकर न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि शहर में कई सफेद पोशों को भी बेनकाब किया था। आज भी उनकी पत्नी आशा कंवर कहती हैं कि उनके पति को बेबस लड़कियों की रिपोर्ट छापने की सजा मिली है। सोचिए उनकी छानबीन कितनी तगड़ी थी कि 4 सितंबर 1992 तक वो इस सीरीज की 76 किस्तें प्रकाशित कर चुके थे। उन्होंने इसकी अगली कड़ी कलर प्रिंट में छापने का सोच लिया था। रात के 10 बज रहे थे। वो अपने स्कूटर में पेट्रोल भराने के लिए निकले थे। तभी श्रीनगर चौराहे पर एक एम्बेसडर कार आकर रुकी। कार में से गोलीबारी शुरू हो गई। इसका निशाना थे मदन सिंह। जान बचाने के लिए उन्होंने पास के एक नाले में छलांग लगा दी। सोचिए इस दौर की कानूनी व्यवस्था कैसी थी कि जिस अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, वही रात के अंधेरे में कंबल ओढ़कर आए अपराधियों ने उन पर गोली बरसा दी, फिर भाग निकली। 5 गोलियां उन्हें लगी। 3 दिन बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। ये वारदात तब हुई जब उन्हें पुलिस सुरक्षा में रखा गया था। आप इस पिक्चर के जरिए देख सकते हैं अभी तक उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल पाया है और आरोपी बाहर आराम से रह रहे हैं। पर उन लड़कियों को दादी नानी बनने के बाद भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
पहले तो सरकार ने इस केस के बारे में कोई एक्शन नहीं लिया, पर जब सरकार जागी तो 8 लड़कों को इस केस के लिए चार्ज में लिया गया, जो अपने आप को सूफी संत का भक्त मानते हैं। और इन 8 लड़कों में से 2 लड़कों में फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती, ये दोनों यूथ कांग्रेस के लीडर थे, जो कि अभी आपको मैंने पहले बताया था। आपको बता दें ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। पिछले दिसंबर एक महिला का गुस्सा फूट गया जब उन्हें बार बार कोर्ट में बुलाया जा रहा था। तब उन्होंने बोला कि मेरा परिवार, मैं अब दादी बन चुकी हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं अपने परिवार को क्या जवाब दूंगी कि मुझे कोर्ट में क्यों बुलाया जा रहा है। देख सकते हैं ये केस की पूरी टाइमलाइन है। ये केस, आपको बता दें, ये केस अभी भी चल रहा है। 1992 में दैनिक नवज्योति में छपी खबर के बाद ये केस लैमलाइट में आया। पुलिस ने सारे आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। उसके बाद 1998 में अजमेर के सेशन कोर्ट में 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पर ये यहीं तक नहीं रुका। 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने 4 लोगों को इस केस से बरी कर दिया। बाकियों की सजा कम कर दी गई। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा घटाकर मात्र 10 साल कर दी गई। और ये सब हो क्यों रहा था? इनको सजा मिलने की जगह इंसाफ क्यों मिल रहा था? और ये केस में ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो लड़कियां हैं वो बार बार बयान बदल रही थी डर के कारण, और कुछ सामने ही नहीं आना चाहती थी क्योंकि उनका परिवार था। और ये बहुत दुखद घटना है। और सबसे बड़ा दुख ये है कि अभी तक ये केस कोर्ट में चल रहा है और लड़कियों को इंसाफ नहीं मिला है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।